Hey students, I am Mitali Tillawala, your biology teacher, and welcome to my channel Fearless Studies. So today we are starting with our new chapter, that is chapter number 1, reproduction in organism. सबको basic definition reproduction की क्या है वो पता ही है, okay? And in reproduction there are mainly two type of reproduction. One is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Okay, so first we are going with some introductory part, and then after we can see the difference between asexual reproduction and sexual reproduction. Then after pre-fertilization stage, fertilization stage and post-fertilization stages are also going to discussing, क्योंकि पूरी एक लाइफ स्पान रहती है और वो लाइफ स्पान में बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं. ओके, तो उसमें तीन मेन स्टेजेस है, जिसमें फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन स्टेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज. और उसमें कैसे गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, वो गैमेट्स का ट्रांसफ़र कैसे होता है, फ्यूजन कैसे होता है, फ्यूजन होने के बाद वो जाइगोट में से एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है. तो ये वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 12 का. ओके, एंड उसमें से आधी चीज़ें आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुकी है, तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेटरी एंड समझ थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ ये एक चैप्टर है. ओके, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, इजी है, आपको आ भी जाएगा. Okay, so let's start with the introduction. So here first definition is lifespan. What is lifespan? Time duration from birth to death. हम बोलते हैं कि किसी का भी लाइफ कितना है वो हमें जानना है, तो हम क्या करते हैं कि वो जहाँ जिस टाइम पे बर्थ हुआ है उससे लेके उसका डेथ होने तक का टाइम जो होता है वो उसका लाइफ स्पान होता है. ओके, तो दैट इज़ लाइफ स्पान. एंड लाइफ स्पान जो है वो फ्यू डेज से लेके सेवरल ईयर्स तक का भी हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग कैन लाइव फॉर मैनी ईयर्स. ओके, मैनी ईयर्स लाइक 60, 70, 80, 100 से भी ज़्यादा ईयर्स कुछ ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकते हैं. बट इफ़ वी कैन टॉक अबाउट द इंसेक्ट्स, सम बर्ड्स, दे कैन लाइव ओनली फॉर फ्यू डेज और फॉर फ्यू मंथ्स, नॉट मोर देन दैट. ओके, there is one more important point is that लाइफ स्पान इज़ नॉट इक्वल टू साइज. यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि क्रो एंड पैरट. आपको पता है कि क्रो एंड पैरट दोनों बर्ड्स से उनकी जो साइज़ है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी, बट मेन डिफरेंस क्या है कि दोनों की लाइफ स्पान अलग अलग है. जैसे कि क्रो की बात करें तो क्रो 15-20 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद वो डेथ हो जाती है. बट अगर पैरट की बात करें तो पैरट 100 ईयर्स तक भी जिंदा रह सकता है. तो भले ही साइज सेम है बट उनका लाइफ स्पान जो है वो डिफरेंट है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई है. उसके अलावा एक और एग्जांपल है, दैट इज़ द मैंगो ट्री एंड द पीपल ट्री. दोनों ट्री है, ठीक है, पर मैंगो ट्रीज जो है उसका लाइफ स्पान फ्यू ईयर्स का होता है, जबकि हम बात करें पीपल ट्री का तो वो 1000 ईयर तक भी ऐसे का वैसा रह सकता है. तो भले ही साइज सेम हो बट लाइफ स्पान डिफरेंट हो सकता है. यहाँ का मेन पॉइंट है दैट लाइफ स्पान इज़ नॉट इक्वल टू साइज. During organisms' lifespan, they need to be reproduced to ensure their continuity. Okay, here is the main point is reproduced. Reproduce that means reproduction करना ज़रूरी है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो न्यू जनरेशन फॉर्म नहीं होगी, एंड इफ़ न्यू जनरेशन विल नॉट फॉर्म देन जो कंटिन्यूटी है वो कभी भी फॉर्मेशन नहीं हो सकती. तो रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द की पॉइंट टू एंश्योर any living individual's continuity. Okay, here is one biological definition of reproduction, and that is it is biological process in which an organism give rise to a young one similar to itself. That means कि reproduction is biological process. आप सबको पता है कि जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो वो फ्यूजन होने के बाद जो भी सेल डिवीजन होगा वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ओके, तो इट इज़ वन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस. और जो न्यू जो यंग वन रहता है उसका बर्थ होता है तो वो अपने पेरेंट के जैसा दिखता है, नॉट 100%, बट हाँ अगर एसेक्सुअल सेल डिवीजन है तो वो 100% पेरेंट जैसा दिखेगा. बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है देन जो भी यंग वन आएगा वो ह्यूमन है तो ह्यूमन का यंग वन ह्यूमन ही रहेगा, वो मंकी जैसा नहीं दिखेगा, वो यहाँ पे कहना चाहते हैं.
अभी यहाँ पे एक साइकिल दिखा है, दैट इज बर्थ ऑफ इंडिविजुअल, देन इट विल बी एडल्ट, एडल्ट में से वो ओल्ड होगा एंड ओल्ड होने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी. बट व्हेन दैट इंडिविजुअल इज इन एडल्ट स्टेज दैट मीन्स वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, फर्टिलाइजेशन स्टेज में है, तो एट दैट टाइम वो सेक्सुअल इंटरक्रॉस करके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, एंड दैट न्यू ऑफस्प्रिंग अगेन फॉलो दिस साइकिल एंड कंटिन्यू देयर लाइफ साइकिल. ओके, तो ये जो है कंटिन्यूटी इंश्योर करता है कि एक बार एक इंडिविजुअल अपनी एडल्सेंस में आ गया, मतलब कि एडल्ट बन गया, उसके बाद वो न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकता है, और वो जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो भी सेम ये साइकिल फॉलो करके फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकता है. इसी तरह जनरेशन 1 to जनरेशन 2, जनरेशन 3 एंड सो ऑन, ऐसे जनरेशन चलती रहेगी. ओके, there is one more important point is that genetic variation is created and inherited during reproduction. Okay, ये point जो है वो जनरली बात की जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन, सबसे पहले जेनेटिक मतलब कि रिलेटेड टू जीन. जीन क्या होता है, दैट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए. ओके, तो जेनेटिक वेरिएशन दैट मीन्स कि डीएनए के सेगमेंट में जो भी वेरिएशन आएगा, वो वेरिएशन की वजह से, जैसे कि एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे आप ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, आपके मम्मी पापा है वो भी ह्यूमन बीइंग है, बट आप एग्जैक्टली आपके मम्मी पापा के जैसे क्यों नहीं दिखते हो, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आधे जो क्रोमोसोम्स है वो आपके पापा में से आए हैं, आधे क्रोमोसोम्स है वो आपके मम्मी में से आए हैं, तो दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम का फ्यूजन होके आप बने हो. ओके, आपके अंदर जो भी सेल्स है उसमें वो दोनों क्रोमोसोम्स का फ्यूजन है. ओके, तो ऐसा हो सकता है कि हाँ, थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मम्मी और पापा के साथ मिक्स हो सकती है, बट 100% आप आपके मम्मी या पापा जैसे नहीं देख सकते. क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस. और वो जेनेटिक वेरिएशन से क्या होगा कि डाइवर्सिटी, जेनेटिक वेरिएशन जितना रहेगा उतनी डाइवर्सिटी बढ़ेगी, उसको हम बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है दैट फीमेल दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर, मेल दैट इज ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर. अभी सबको पता है 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है, दैट मीन्स 23rd पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, जो फीमेल में रहेगा XX और मेल में रहेगा XY. अभी वो जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में से गैमेट फॉर्मेशंस हो गए, अगर फीमेल है तो उसमें एक फॉर्मेशन होगा, और वो जो है वो हैप्लॉइड नेचर होगा बिकॉज ऑफ मियोसिस. और यहाँ पे मेल में से जो हैप्लॉइड बनेगा वो होगा स्पर्म. ओके, अभी स्पर्म जो है उसमें से एक्स एंड वाई दोनों रिप्रेजेंट है, तो चांस से 50% एक्स रहेंगे, 50% वाई रहेंगे, बट यहाँ पे तो सारे के सारे एक्स ही है, तो यहाँ पे 100% एक्स रहेंगे. तो जब भी ये एक्स जो है ये एक्स के साथ फ्यूजन होगा तो बेबी गर्ल बॉर्न होगी, बट अगर ये एक्स वाई के साथ फ्यूज होगा तो बेबी बॉय बॉर्न होगा. मतलब कि जो बॉर्न होने वाला इंडिविजुअल है वो गर्ल है या बॉय है, वो किस पे डिपेंड करता है, मेल पे. मेल के जो स्पर्म्स मतलब कि जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो एक्स है या वाई है, किसके साथ वो फ्यूजन होता है उसके ऊपर डिपेंड है. अगर आधे क्रोमोसोम्स फीमेल में से आ रहे हैं, आधे क्रोमोसोम्स मेल में से आ रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि जो गर्ल और बॉय जो भी बर्थ लेगा उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इसीलिए वो 100% अपने मम्मी या पापा के साथ सिमिलर नहीं रहते हैं. Here is one of the common difference between the asexual reproduction and sexual reproduction. ये जो difference है आपने पहले भी कहीं स्टैंडर्ड्स में 10th में है, 11th में पढ़ा ही है, एक बार और रिवाइज कर देते हैं. ओके, तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व. यहाँ पे फिगर में देख लो, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेल डिवीजन होगा माइटोसिस के थ्रू. तो वो सेल डिवीजन में क्या करेगा, ये न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसका डबलिंग होगा, सिंथेसिस होगा, एंड फिर वो जो सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनेंगे, और वो डॉटर सेल्स 100% ये जो अपना पेरेंट है उसके साथ सिमिलर रहेगा. तो यहाँ पे देखो ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन. यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बट हाँ बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं, बहुत सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा भी होता है कि उसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है. जैसे कि समझ लो पेनिसिलियम है, तो पेनिसिलियम में गैमेट फॉर्मेशन होते हैं. ओके, देन मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग विच इज़ नोन एज द क्लोन. अभी मैंने क्या बोला कि ये डॉटर सेल्स है, डॉटर सेल्स दोनों भी सेम रहेगी, और ये डॉटर सेल अपने पेरेंट के साथ भी
सिमिलर रहेगा। तो मॉर्फोलॉजिकली भी सेम है, जेनेटिकली भी आइडेंटिकल है, तो ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोन। ओके, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन मेल एंड फीमेल पेरेंट इज नेसेसरी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज वन फीमेल पेरेंट एंड दैट इज वन मेल पेरेंट। फीमेल का जो फीमेल गैमेट है दैट इज द एग एंड मेल गैमेट इज स्पर्म। दोनों के बीच में फ्यूजन होगा तो डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और वो जाइगोट और ग्रो करने के बाद एम्ब्रियो में फॉर्म होगा। तो पहले दोनों पेरेंट ज़रूरी हैं, then after gamete fusion, gamete formation is necessary, because after gamete formation gamete fusion will take place and then zygote and embryo will form। and variation observed, क्यों observed है वो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और ये कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो भी बेबी बॉर्न होगा उसमें वेरिएशन आपको दिखने मिलेगा। वन मोर थिंग कि यहाँ पे अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो गैमेट फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पोर के फॉर्म में वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, वो चीज़ आपको याद रखनी है। Okay, so let's take a detailed look of asexual reproduction. There are many common asexual reproduction mode, and that is budding, binary fission and multiple fission. ये common mode of asexual reproduction है जो आपने previous standard में पढ़ी है। यहाँ पे एक फिगर है उसमें देख लो, this is the amoeba and amoeba is showing binary fission. Okay, तो ये एक amoeba का parent cell है, उसमें ये red color का जो है वो nucleus है। Here that nucleus will doubling nucleus having DNA, so DNA is synthesized and वो डबल नंबर में फॉर्म होगा। ओके, और उसके बाद वो दोनों का सेपरेशन होना स्टार्ट करेगा। सेपरेशन होने के बाद यहाँ पे देखो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है। आपको कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के बारे में पता होना चाहिए, वो आपको 11th में आ चुका है। ओके, तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होने के बाद दो इंडिविजुअल फॉर्म होने वाले हैं, वो दोनों इंडिविजुअल अपने पेरेंट के साथ एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा, इसीलिए वो एसेक्सुअल। वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ये जो दोनों डॉटर सेल जनरेट हुई है वो भी इसके साथ आइडेंटिकल है। ओके, और यहाँ पे गैमेट का भी फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये अमीबा जो है वो बाइनरी फिशन शो करता है। बिसाइड्स अमीबा देर इज़ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिशन इज द पैरामीशियम, वो आपको याद रखना है। Then after here is the example of budding. Okay, budding in yeast, तो समझ लो कि ये yeast सेल है एंड जो डार्क ग्रीन कलर का पोर्शन है वो न्यूक्लियस है। अभी वो न्यूक्लियस में यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस हो रहा है, और एक बर्ड जैसा फॉर्मेशन कर रहा है। अभी ये बर्ड जो है वो पेरेंट सेल से सेपरेट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है कि एक ही सेल में से डिवाइड होके दो सेल बन गए, बट यहाँ पे क्या है कि पेरेंट सेल है उसमें से ये बर्ड तो फॉर्मेशन हो गया, बट अभी वो अपनी पेरेंट सेल से सेपरेट नहीं हुआ है। ओके, इसीलिए हम ये मोड को बर्डिंग भी कहते हैं। बर्डिंग जनरली यीस्ट में दिखने मिलता है, और बिसाइड यीस्ट वन मोर एग्जांपल इज हाइड्रा। ओके, सो हियर कॉमन अमोंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ही आपने देख लिया अमीबा जो है वो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम इज ऑल्सो सिंगल सेल, यीस्ट सेल जो है वो भी सिंगल सेल है। तो कॉमन अमोंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। अभी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ओके, जैसे कि ये है, तो इसको हम सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं, और सेल डिवीजन के साथ साथ उसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि एक सेल है, माइटोसिस हो गए, दो सेल बने, तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, बट इसी से ही वो दो डॉटर सेल बना रहे, इसीलिए उसको हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, बट ओनली इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। अभी आपने कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ लिया, जैसे कि बर्डिंग है, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फिजन, वो तो कॉमन है, वो आपने पढ़ लिया। बट उसके अलावा जो अदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें फर्स्ट है ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। एक चीज़ याद रखना है, जब भी ज़ूस्पोर की बात आएगी तो वो हमेशा मोटाइल रहेगा। और यहाँ पे फिगर ए है, उसमें देखो, यहाँ पे जो फिगर ए है उसमें आपको बहुत सारे स्पोर्स दिखाए गए हैं। ओके, ये देखो, ये एक स्पोर, दूसरा स्पोर, वो सारे के सारे स्पोर्स एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है, और उसमें पीछे ब्लैक लाइनिंग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो जो ब्लैक लाइनिंग स्ट्रक्चर है उसको फ्लैजेला बोलते हैं, और वो फ्लैजेला जो है वो स्पोर को मोटिलिटी देता है, और इसीलिए मैंने बोला कि ज़ूस्पोर हमेशा मोटाइल रहता है। ओके, सो ज़ूस्पोर फॉर्मेशन इज अ माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर एंड जनरली फाइंड इन फंजाई एंड सिंपल
replace simple plants like algae. Then second is conidia formation. यहाँ पे देखो आपको एग्जांपल दिया है पेनिसिलिन का. पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम के यहाँ पे जो हाइफे है और हाइफे के ऊपर बहुत सारे स्पोर्स फॉर्मेशन देखने मिलते हैं. वो जो स्पोर्स है उसको कॉनिडिया बोलते हैं और हर एक इंडिविजुअल स्पोर्स है वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करने के लिए कैपेबल है. तो यहाँ पे कॉनिडिया फॉर्मेशन टाइप ऑफ स्पोर विच इज़ फाइंड इन पेनिसिलियम. देन थर्ड वन सी इज द एग्जाम्पल ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा. ओके, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. देन गैम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जी. अभी गैम्यूल फॉर्मेशन में क्या होगा कि यहाँ पे देखो बहुत सारी बर्ड्स, इंटरनल बर्ड्स फॉर्मेशन होगी और वो जो इंटरनल बर्ड्स है वो हार्ड थिक कोटिंग से कवर होगी. ओके, तो ये जो है वो गैम्यूल फॉर्मेशन बोलते हैं. और ईच बर्ड, जितने भी बर्ड्स है ना, वो सारे बर्ड्स में से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो सकते हैं. बर्ड्स जो है वो मल्टीपल फिशन के साथ सिमिलर है बट दोनों सेम नहीं है. मल्टीपल फिशन में क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा बट उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा. जबकि यहाँ पे क्या है, इंटरनल बर्ड्स फॉर्मेशन होगा. इंटरनल बर्ड्स फॉर्मेशन होने के बाद वो बहुत एक थिक लेयर के अंदर कवर रहेगा और फिर जब फेवरेबल टाइम आएगा या फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होगी तब उसमें से नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा. ओके, तो दोनों के बीच में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे वो जनरली एनिमल्स थे. प्रोटोजोआ था, आल्गी था, फंजाई था, उसमें था. बट अभी इस स्लाइड में हम स्पेसिफिकली जिसके लिए बात करेंगे वो है प्लांट. तो whenever we are talking about the asexual mode of reproduction in plant, it is known as the vegetative reproduction or vegetative propagations. Okay, ये चीज़ आपको याद रखनी है. And the structure that involve in the vegetative propagation is called vegetative propagules. जैसे कि समझ लो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया है ट्यूबर का. ओके, तो उसमें पोटैटो है. पोटैटो इज एग्जांपल ऑफ ट्यूबर. एंड ट्यूबर कैसे फॉर्म होगा, जब भी स्टेम है, स्टेम में बहुत सारा स्टार्च है या फूड मटेरियल स्टोर होगा तो उस स्टोर होने की वजह से वो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा. अभी वो जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपने बहुत बार आइज़ का फॉर्मेशन होते हुए देखा है. तो ये जो आइज़ है उसमें से पूरा नया हम लोग प्लांट ग्रो कर सकते हैं. ओके, तो ये आइज़ है वो एसेक्सुअल मोड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसीलिए आइज़ को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी बोलेंगे. और जो प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है. उसमें फर्स्ट है रनर. रनर जो है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है. ये एक प्लांट है. प्लांट में जो अबोव ग्राउंड स्ट्रक्चर है और ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं ना वो जनरली दो तरह के होता है. एक स्टेम होता है कि जो ग्राउंड के ऊपर होता है और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और एक स्टेम होता है जो ग्राउंड के नीचे होता है और जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. तो जो ग्राउंड के ऊपर जो ग्रीन कलर का स्टेम है उसमें से हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर निकलता है और वो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत सारे नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होती है. ओके, तो जब भी वो नोड्स या इंटर नोड्स को फेवरेबल कंडीशंस जैसे कि सॉइल के साथ कांटेक्ट या वाटर, न्यूट्रिएंट सब कुछ मिलने लग जाएगा तो वहाँ पे फिर से प्लांट ग्रो होना स्टार्ट करेगा. तो वो अपना हुआ रनर. रनर जनरली किसको बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को रनर बोलते हैं. और रनर जो है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वो जो है उसमें से एसेक्सुअली न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकता है. उसके बाद सेकंड है सकर. सकर इज बिलो ग्राउंड एंड फ्रॉम नॉन ग्रीन स्टेम. जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक प्लांट है. प्लांट के नीचे जो नॉन ग्रीन जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है वो स्टेम है. अभी वो स्टेम जो है वो ग्रो होगा और वो स्टेम जो है उसमें स्केल लीफ प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो स्केल लीव्स है ना, स्केल लीफ में से पूरा नया प्लांट ग्रो हो सकता है. और वो जो स्केल लीफ में से जो भी रूट फॉर्मेशन होगा उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं. ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो शक्कर का है. अभी एक चीज़ याद रखना है, व्हाट इज़ एडवेंटिशियस रूट. रूट जनरली कैसे फॉर्म होते हैं कि जब भी सीड है, सीड का जर्मिनेशन होगा तो उसमें रेडिकल फॉर्म होता है, मतलब कि प्राइमरी रूट्स. और प्राइमरी रूट्स जो है उसमें से मेन जो रूट है वो फॉर्मेशन होगा. बट जब भी प्राइमरी रूट में से रूट फॉर्मेशन नहीं होके उसके अलावा कोई भी प्लांट के पार्ट में से फॉर्म होगा तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहेंगे. और यहाँ पे रूट कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, स्केल लीफ के जो पानी जो सॉइल और वाटर के साथ कांटेक्ट में आते ही नया प्लांट ग्रो कर सकता है. इसीलिए उसको हम एडवेंटिशियस रूट भी कहते हैं. उसके बाद थर्ड है वो है ऑफसेट. ओके,
ऑफसेट जो है वो रनर से एग्जैक्ट सिमिलर है, बट वो जनरली जो ये स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट होता है और ठीक होता है कंपेयर टू रनर। देन आफ्टर स्टोलन, स्टोलन में क्या होता है कि जैसे ही ये स्टेम ग्रो होते हैं वैसे ही ये स्टेम ग्रो होती है, बट ये स्टेम बेंड होकर जब भी सॉइल के साथ कांटेक्ट में आएगी तो उसमें से भी एडवेंटेशियस रूट फॉर्मेशन हो गया एंड एरियल स्ट्रक्चर फॉर्म होकर नया प्लांट फॉर्म हो सकता है। उसके बाद ये जो राइजोम है, ट्यूबर है, बल्ब है, वो तो आपने 11th में स्टडी कर ही लिया है। जो राइजोम है, राइजोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल लिया है जिंजर का। जिंजर जो है वो भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है और वो बिलो ग्राउंड होता है, तो उसमें जो भी नोड्स होते हैं, नोड्स में से रूट और एरियल स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद पूरा नया जो प्लांट है वो ग्रो हो सकता है। देन ट्यूबर, ट्यूबर का तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। बल्ब एग्जाम्पल है ऑनियन। ऑनियन जो है उसमें जो भी फ्लैशी लीव्स होते हैं वो फ्लैशी लीव से बल्ब फॉर्मेशन होता है और वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। एंड लीफ बर्ड जो यहाँ पे दिया है ब्रायोफाइट का। ओके, ब्रायोफाइलम जो है उसमें जो प्लांट के लीव्स होते हैं वो लीव्स में से लीव्स की जो बर्ड्स होते हैं उसमें से नया प्लांट ग्रो हो सकता है, वो लीफ बर्ड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उसके अलावा ये एक स्ट्रक्चर है ब्यूबिल्स या बल्बिल्स, जो भी आप बोल सकते हो। ओके, तो उसमें क्या होता है कि एक्सियल पोर्शन होता है। एक्सियल पोर्शन हम किसको बोलते हैं कि जो मेन स्टेम होता है और एक ब्रांच होती है, तो स्टेम और ब्रांच के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल के पोर्शन में से जो भी फॉर्मेशन होता है वहाँ पे ये बल्बिल्स फॉर्मेशन होती है। और ये बल्बिल्स जो है उसमें से पूरा नया स्ट्रक्चर फॉर्म होने की कैपेबिलिटी है, और इसका एग्जांपल है अगावे। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, रनर, सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। आप सबने देखा कि यहाँ ये चारों में हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो वो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होगी, और वो जो नोड्स एंड इंटरनोड्स है जब भी वाटर, सॉइल या न्यूट्रिएंट के कांटेक्ट में आएंगे तो उसमें से न्यू प्लांट ग्रो होगा। इसीलिए ये जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी तक आपने जो भी देखा वो सारे के सारे जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थे, बट ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें हाइब्रिड फॉर्मेशन हो या जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें हमें फ़ायदा हो, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। उसमें सबसे फर्स्ट है वो है कटिंग। कटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस प्रोपोगेशंस। कटिंग आप लोग सब घर पे भी करते हैं। जैसे कि समझ लो कि एक प्लांट है जो एक पॉट में ग्रो हुआ है, अभी वो प्लांट का कोई भी स्टेम पोर्शन है या फिर जो भी रूट वाला पोर्शन है वो कट करके हमें उसको दूसरे पॉट में ग्रो करने के लिए रख देना है। ओके, तो ये जो पोर्शन कट होके हमने दूसरे पॉट में रखा है उसमें से भी पूरा नया प्लांट ग्रो हो सकता है। तो उसके एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, विच इज़ मैंगो, ग्वावा, लीची, लेमन एंड रोज। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ओके, देन सेकंड वन इज़ लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि एक प्लांट जो है ग्रो हो रहा है। ओके, जैसे कि ये प्लांट ग्रो हो रहा है, उसका कोई एक स्टेम है, उसको बेंड करके सॉइल के साथ कांटेक्ट में लाना है। अभी वो जो सॉइल के साथ कांटेक्ट में है उसमें से रूट और एरियल स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट करेगा। उसके बाद ये स्ट्रक्चर को कट कर देना है। कट करने के बाद ये एक इंडिविजुअल होगा जो पेरेंट है और उसमें से ये नया इंडिविजुअल ग्रो होना स्टार्ट करेगा। तो दैट इज़ नोन एज द लेयरिंग। एन एग्जाम्पल है लेमन, रोज एंड जैस्मिन। देन आफ्टर ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट्स जो है उसके बीच में जॉइनिंग होता है। जैसे कि समझ लो ये एक प्लांट का पोर्शन है और ये दूसरे प्लांट का पोर्शन है, तो उसमें क्रॉस सेक्शन करते हैं और वो क्रॉस सेक्शन को दूसरे प्लांट के क्रॉस सेक्शन में जॉइन करते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से जॉइन कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम इट विल कंबाइन एंड फॉर्म वन सिंगल प्लांट। ओके, तो दैट इज़ द ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग से हम हाइब्रिड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल है एप्पल्स, ऑरेंज, वाटरमेलन एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। देन आफ्टर वन पार्ट इज द एयर लेयरिंग। जैसे ये लेयरिंग होता है जो सॉइल के अंदर होता है, वैसे एक और एग्जांपल है एयर लेयरिंग का। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि जैसे ये स्टेम है तो स्टेम में क्रॉस सेक्शन करने के बाद उसको टूथपिक से सेपरेट करते हैं, फिर उसको न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद जब उसमें से रूट फॉर्मेशन होना स्टार्ट करेगा तो उसको कट करके वो जो रूट फॉर्मेशन वाला पोर्शन है उसको सॉइल में डाल देंगे तो उसमें से भी न्यू इंडिविजुअल ग्रो होना स्टार्ट कर देगा। तो दैट इज़ द एयर लेयरिंग। ओके, तो ये चार जो है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस है जो आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, बट नीट में इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है।
Okay, so here is one example of vegetative propagations. Okay, तो vegetative propagations ये जो है water hyacinths है. Okay, scourge of water body और terror of Bengal. Terror of Bengal तो आपने सुना ही होगा. तो वो जो terror of Bengal है वो actually है water hyacinths, which is also known as the aquatic weed, and which is generally found in standing water. Standing water that means जहाँ पे water movement ऑब्जर्व नहीं होता. ओके, तो स्टैंडिंग वाटर में वाटर हाइसिन्स जो है वो ग्रो होना स्टार्ट कर रही है. और ये जो वाटर हाइसिन्स जो है ना वो जनरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करती है. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का रेट उसका इतना हाई है कि जिसकी वजह से थोड़े ही टाइम में वो पूरे वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो हो जाएगी. तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर बॉडी है उसमें ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा. कैसे? क्योंकि प्लांट है. ओके, वाटर हाइसिन्स इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट. तो प्लांट को ग्रो होने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होगा. तो वो ऑक्सीजन वाटर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका यूज़ करना स्टार्ट करेगी. तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर बॉडी में ऑक्सीजन है उसका लेवल रिड्यूस हो जाएगा. और अगर वाटर बॉडीज़ का ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाएगा तो जो एक्वेटिक एनिमल्स जो प्रेजेंट है वाटर बॉडी में उसको भी इफ़ेक्ट होगा. तो वाटर हाइसिन्स जो है वो एक्चुअली बहुत हाई रेट पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस करता है और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है. अभी इसका इंट्रोडक्शन इंडिया में कैसे हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको फिगर में दिखा है कि इट हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लुक द मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ वो भी यूनिक है. ओके, तो बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ इट इज़ इंट्रोड्यूस इन इंडिया. ओके, नाउ हियर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेट इज़ हाई, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है. तो इसकी वजह से क्या होगा? स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ वाटर विद इन शॉर्ट पीरियड. और अगर शॉर्ट पीरियड में पूरे सरफेस पे आ जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत जल्दी डिक्लाइन हो जाएगा. Here are some example of asexual mode of reproduction in plant, that is bird of the potato tubers, which is also known as eyes. Okay, rhizome of banana and ginger, an adventitious bird of bryophyllum. तो उसमें क्या होगा कि जब भी ये पोर्शन है वो कम इन कांटेक्ट विद सॉइल एंड वाटर, जब भी सॉइल और वाटर के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो उसमें से रूट्स फॉर्मेशन होगा. एंड रूट फॉर्मेशन होने के बाद पूरा प्लांट ग्रो हो सकता है. तो ये जो है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, विच इज़ ऑकर नेचुरली नॉट आर्टिफिशियली. ओके, नाउ इन सम एल्गी एंड फंजाई, जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया कि एल्गी और फंजाई है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करती है. बट इन सम एडवर्स कंडीशन, जब भी एडवर्स कंडीशन होगी, फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, एट दैट टाइम एल्गी एंड फंजाई स्विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो उससे क्या होगा कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा ना तो उसमें वेरिएशन आना स्टार्ट करेगा, जीन्स में वेरिएशन आना स्टार्ट होगा. तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको पहले से अच्छी तरह से अडेप्ट कर सकता है. तो इसी वजह से यहाँ पे एक एडवांटेजेस है कि क्यों उन लोगों को ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोड़ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक ही रास्ता है जिसकी वजह से जीन में वेरिएशन आ सकता है. ओके, और अगर जीन में वेरिएशन आ गया तो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो इजीली अडेप्ट कर पाएंगे और इसी वजह से उनका जो सर्वाइवल रेट है वो हाई हो पाएगा. अभी जो हायर प्लांट्स है उसमें सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट हायर एनिमल्स है उसमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ऑब्जर्व होता है. जैसे कि समझ लो हम ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग में हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, कभी भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. बट अगर हायर प्लांट्स है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही होता है, जैसे कि सीड फॉर्मेशन है, फ्रूट फॉर्मेशन है, बट समटाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि ग्राफ्टिंग करके हो सकता है. तो हायर प्लांट्स में दोनों तरीके से सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. बट हायर एनिमल्स में कभी भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. अभी यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डिटेल पोर्शन है वो कंप्लीट होता है. अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो होगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. Okay, so in sexual reproduction, either single individual or different individual of different sex are involved. Okay, so single individual क्यों यहाँ पे अब हमने तो पहले पढ़ा कि different individual different मतलब कि एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट होना ज़रूरी है. ओके, बट यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने 11th में स्टडी किया अर्थवर्म. अर्थवर्म में आपने पढ़ा होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो दोनों एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है। तो अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है, कोई एनिमल ऐसा है जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही इंडिविजुअल में है, तो वहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल इनफ है। ओके, बट मेनली केस में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें मेल एंड फीमेल दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी उसमें से मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा जो हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा वो भी हैप्लॉइड होगा। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होगा वो डिप्लॉयड होगा। अभी वो जाइगोट है वो फर्दर डेवलप होके एम्ब्रियो बनेगा। ओके, तो यहाँ पे मेल गैमेट फॉर्मेशन होना, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होना, उसके बाद दोनों ट्रांसफ़र होने के बाद फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होना, बहुत लेंदी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स भी है और स्लो प्रोसेस है कंपेयर टू एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। अभी बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भले ही उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है, वो सबको पता है। जैसे कि एनिमल्स में ही देख लो, ह्यूमन भी एनिमल है। ओके, और वैसे ही लायन है, लायनेस है, वो भी एनिमल है। हमारा मॉर्फोलॉजी अलग है, फिजियोलॉजी अलग है, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, बट जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड की बात करेंगे तो वो सेम रहेगा। मतलब कि भले ही उनका स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट रहेगा, बट जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेम ही रहेगा। और सबसे कॉमन फीचर क्या है, फॉर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच एट सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ और मैच्योरिटी। साइंटिफिकली हम जो ये सर्टेन स्टेज है उसको हम पुबर्टी बोलते हैं। ओके, तो एक टाइम के बाद जब पुबर्टी की एज आती है उसके बाद ही वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे कि हमने पहले ही देखा, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जब भी फर्टिलाइजेशन फेज़ आएगा या रिप्रोडक्टिव फेज़ आएगा उसमें ही वो उसकी पुबर्टी आएगी, और पुबर्टी आने के बाद ही वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर कर पाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो उसके लिए certain stage of maturity or growth is important. Okay, here you can see three different phases of life, and that is the first one is juvenile phase in animals and vegetative phase in plants. अगर animals में जो प्री रिप्रोडक्टिव या प्री फर्टिलाइजेशन फेज़ की बात करो तो उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज़, और अगर प्लांट में हम प्री फर्टिलाइजेशन फेज़ की बात करते हैं तो वो होता है वेजिटेटिव फेज़। देन आफ्टर, उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है जो फर्टिलाइजेशन फेज़ में आता है, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव में होता है सेंसेक फेज़ और डेट फेज़। अभी ये तीनों जो फेज़ है उनका टाइम ड्यूरेशन वेरिएबल रहेगा, फिर चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, इन तीन फेज़ में टाइम ड्यूरेशन का वेरिएशन दिखने मिलेगा। ओके, वन मोर पॉइंट इज इंटर फ्लावरिंग पीरियड। इंटर फ्लावरिंग पीरियड क्या होता है कि जैसे कोई एक ही इंडिविजुअल है, जैसे कि प्लांट का कोई एक इंडिविजुअल है, वो एक टाइम पे फ्लावर ग्रो किया। ओके, उसके बाद फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स फिर से वो इंडिविजुअल फ्लावर ग्रो करता है। तो एक बार फ्लावर फॉर्मेशन होने के बाद जो दूसरा फ्लावर फॉर्मेशन होता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड। और इंटर फ्लावरिंग पीरियड जो है उसको हम कंसिडर करते हैं वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज में। ओके, नॉट इन मेच्योर फेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ओके, now there are many types of plant present in the world. Okay, so first one is annual. नाम से ही पता चलता है annual, that means 1 year लाइफ स्पान। फिर ऐसे ही बायनियल, बायनियल दैट मीन्स 2 ईयर लाइफ स्पान। ओके, तो इन दोनों में क्या है कि 1 ईयर है और 2 ईयर है, तो उसमें इजीली हम ये जो 3 फेजेस है वो डिफाइन कर पाएंगे। बट जो पेरिनियल है, पेरिनियल में मोर देन 2 ईयर्स लाइफ स्पान होना चाहिए, तो उसमें क्या है कि हमें डिफाइन ही नहीं कर पाते कि उसमें कब जुवेनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है और सेंसेक फेज है। ये दोनों में इजीली डिफाइन हो सकता है बट इसमें इजीली डिफाइन नहीं हो सकता। उसका एग्जाम्पल है बैम्बू। ओके, तो बैम्बू में क्या होता है कि वो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और वो फ्लावर में से एक ही टाइम पे बहुत सारे फ्रूट भी फॉर्मेशन होते हैं। बट वो फ्लावर कब फॉर्मेशन होगा, जब वो ग्रोथ होने लगेगा, और ग्रोथ होने के बाद आफ्टर 50 to 100 ईयर्स उसके बाद बैम्बू पे फ्लावरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कब उसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे, कब फ्रूट फॉर्मेशन होगा। उसके अलावा एक और एग्जांपल है
नीलकुरंजी। नीलकुरंजी में क्या होता है कि वो नीलकुरंजी एक प्लांट है जो लाइफ स्पान तो उसको उसका बहुत बड़ा है, बट एवरी 12 ईयर्स वो उस पर फ्लावर फॉर्मेशन होते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज़ द नीलकुरंजी। यहाँ पे जो फिगर है वो नीलकुरंजी की है। नीलकुरंजी के जो फ्लावर्स है वो वायलेट ब्लूइश कलर के होते हैं। ओके, तो ये जो नीलकुरंजी है एवरी 12 ईयर्स में एक बार फ्लावर फॉर्मेशन करती है। और जनरली ये जो नीलकुरंजी है कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु में देखने मिलता है। तो उसमें स्टेजेस जो है वो इजीली डिफाइन नहीं कर सकते कि कब उसमें फ्लावर आएंगे, कितने टाइम के बाद उसमें मैच्योरिटी आएगी, कब उसका डेथ होगा, वो इजीली हम डिफाइन नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ इन एनिमल जुवेनाइल फेज इज फॉलोड मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस बिफोर एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज आने से पहले उसमें मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस दिखने मिलते हैं। जैसे कि समझ लो ह्यूमन बीइंग की ही बात करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर होने से पहले बहुत सारे चेंजेस देखने मिलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल हो चाहे फिजियोलॉजिकल। जैसे कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से वॉइस में चेंजेस आते हैं, हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट करता है। वो सारी चीज़ें हैं वो एक्चुअली रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर होने का एक इंडिकेशन है। ओके, और उसका भी टाइम ड्यूरेशन जो है वो वेरीज है। उसके अलावा बर्ड्स जो है वो एग ले करती है। अभी वो जो एग नेचुरली ले करती है वो सीजनल होते हैं। जैसे कि समझ लो कोई बर्ड है, अभी कोई भी बर्ड ऐसा नहीं होता कि पूरे लाइफ टाइम वो बर्ड जो है एग ले करता रहे। ओके, तो अगर उसको थ्रू आउट ईयर एग ले करवाना होगा तो वो पोल्ट्री है। ओके, जैसे कि समझ लो चिकन है, तो चिकन एग प्रोड्यूस करता है। वो एग हमें अगर सीजनली होता, तो सीजनली अगर समझ लो कि पूरे ईयर में एक ही बार वो एग ले कर सकता है, तो हमें सिर्फ एक ही बार एग मिलता, बट हमें तो एग थ्रू आउट ईयर मिलते हैं बिकॉज ऑफ पोल्ट्री। ओके, तो जो पोल्ट्री बर्ड है वो थ्रू आउट ईयर एग ले करता है, जबकि नेचुरल बर्ड जो होते हैं वो सीजनली एग ले करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स जिसमें ह्यूमन, वेल्स एंड एलिफेंट्स। ओके, तो उसमें क्या होता है, ओवरीज की एक्टिविटी में साइक्लिक चेंजेस होता है एंड एज वेल हार्मोनल चेंजेस भी होता है। जैसे कि आपको पता होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ाई है कि कैसे ओवरीज में जो भी चेंजेस आते हैं। ओके, तो वो जो साइक्लिक चेंज है और जो हार्मोनल चेंज है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं इन प्राइमेट्स लाइक अ ह्यूमन, बट इन नॉन प्राइमेट्स लाइक सम बर्ड्स आर नोन एज ऑस्ट्रियस साइकिल। ये याद रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑस्ट्रियस साइकिल दोनों सेम है, बट अगर प्राइमेट्स है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा और नॉन प्राइमेट्स है देन इट इज़ नोन एज द ऑस्ट्रियस साइकिल। नाउ मैनी मैमल्स लिव इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एंड सच चेंजेस ऑकर इन फेवरेबल सीजन विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ सीजनल ब्रीडर्स। जैसे कि समझ लो, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई एनिमल्स है या बर्ड्स है जो नेचुरल या वाइल्ड कंडीशंस में ही ग्रो होता है, वाइल्ड कंडीशन में रहता है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी ये ओवरी की एक्टिविटी में चेंजेस है या हार्मोनल चेंजेस है, जब उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड होगी तब भी ही जाके उसमें ओवरी में चेंजेस आएगा, उसकी एक्टिविटी में चेंजेस आएगा, तो उसको सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। जबकि हम ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग में एक बार हमने रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर दिया तो जो भी ओवेरियन एक्टिविटी का चेंजेस है या हार्मोनल चेंजेस है वो थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव फेज में चलता रहेगा। ओके, तो उसको जो हम बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी फेवरेबल कंडीशन है तो अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार स्टार्ट हुआ फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज में कंटिन्यूली चलता रहता है, तो इसीलिए उसको कंटिन्यूस ब्रीडर कहते हैं। अभी एक बार ये रिप्रोडक्टिव फेज़ फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आएगा सेंसेक फेज़। और सेंसेक फेज़ में कॉन्कोमिटेंट चेंजेस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाना। और मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सेंसेक्ट होके पूरा डेड हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों जो फेज़ है उसमें चेंज लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो हार्मोनल चेंजेस हैं एंड एनवायरमेंटल चेंजेस है। हार्मोनल चेंजेस को इंटरनल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो ये फेज़ है उनके ट्रांजिशन में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल स्टडी फिनिश किया। तो आज हम इतना ही रखेंगे जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसमें कैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है वो पढ़ा। अगर
यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।